हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। आई वेलकम यू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक की पोएम को कवर करेंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द पोएम नंबर 3, द वॉइस ऑफ द रेन, कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन। सो लेट अस डिस्कस द टाइटल फर्स्ट। द वॉइस ऑफ द रेन यानी बारिश की आवाज। और इस पोएम में पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, और यहाँ तक कि इस टाइटल में भी उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग को हम एक पर्सन की तरह, एक ह्यूमन की तरह प्रेजेंट करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो इस टाइटल में पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि बातचीत कौन कर सकता है, वॉइस किसकी आती है? जो जो लिविंग बीइंग हो। तो यहाँ पे उन्होंने रेन को पर्सोनिफाइड किया है। अब इस पोएम में वाटर साइकिल को डिस्क्राइब किया है पोएट ने बहुत अच्छी तरीके से। जी हाँ, वही वाटर साइकिल जो आपने साइंस में पढ़ा है। तो वाटर साइकिल को पोएट ने एक पोएटिक वे में बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो हम लोग इसके बारे में अब पढ़ेंगे। सो वी विल डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, और फिर मैं आपको पोएम हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। एंड देन वी विल डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। And who art thou, said I, to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. अब यहाँ पे आर्ट का क्या मतलब है? आर्ट, ये एक ओल्ड फैशन वर्ड है जो आजकल इंग्लिश में यूज नहीं किया जाता। एंड दाउ, दाउ मीन्स होता है यू, ये भी एक ओल्ड फैशन वर्ड है, ये भी आजकल यूज नहीं किया जाता है। सॉफ्ट फॉलिंग शावर मतलब बारिश की जो हल्की हल्की बूंदें हैं गिरती हुई, उनको यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड आई यहाँ पर कौन है? पोइट। एंड हु आर दो, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। अब पोइट कह रहे हैं कि मैंने बारिश की हल्की गिरती हुई बूंदों से पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर। फिर वो आगे कहते हैं कि बड़ी अजीब सी बात है, उसने मुझे एक आंसर दिया, मतलब बारिश ने मुझे इस बात का आंसर दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जिसे मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करके, मतलब बारिश ने अपनी आवाज में, अपनी लैंग्वेज में उन्हें आंसर दिया, और मैं यहाँ पर उसे ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब यहाँ पर आई कौन है? रेन। तो रेन कह रही है कि मैं तो अर्थ की पोएम हूं, मैं इस अर्थ की एक कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस ऑफ द रेन ने कहा। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल मतलब नेवर एंडिंग, जिसका कोई अंत ना हो, जो लगातार चलता जाए। इम्पैल्पेबल विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जिसे डिस्क्राइब ना किया जा सके, मतलब जिसे छुआ ना जा सके, केवल महसूस किया जा सके। एंड बॉटमलेस, जिसका कोई बॉटम ना हो, जिसकी कोई निचली सतह ना हो। फिर क्या कहते हैं? इटर्नल आई राइज, कह रहे हैं कि मेरा कोई अंत नहीं है, मैं लगातार चलती जाती हूँ। आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो कह रहे हैं कि जब मैं जाती हूँ लैंड से और बॉटमलेस सी से। अब यहाँ पे वो इवेपोरेशन की बात बता रहे हैं पोएट। इवेपोरेशन आप लोग जानते होंगे कि बारिश की बूंदों का या पानी का भाप बन करके ऊपर उठ जाना इवेपोरेशन कहलाता है। तो अब रेन कह रही है कि इटर्नल मतलब मैं तो इटर्नल हूं, मेरा कोई अंत नहीं है। आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, कि मैं जब ऊपर की तरफ जाती हूँ लैंड से और बॉटमलेस सी से, तो आप लोग मुझे देख नहीं पाते हैं। अपवर्ड्स टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर, हेवन यानी कि आसमान, और वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, वेगली का मतलब होता है नॉट क्लियर, मतलब जो क्लियर ना हो, जो स्पष्ट ना हो। एंड फॉर्म्ड मतलब है आकार ले लेना, रूप ले लेना। तो अब बारिश कह रही है अपवर्ड्स टू हेवन, तो कह रही मैं इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ, हेवन की तरफ जाती हूँ, आसमान की तरफ जाती हूँ, और वहां पर जाकर के मैं एक वेगली या अनक्लियर से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हूँ। और ये वेगली जो फॉर्म है, ये क्या है? क्लाउड्स। तो बारिश कह रही है कि मैं ऊपर जाकर के
क्लाउड का रूप ले लेती हूँ, ऑल टुगेदर चेंज, जो कि मैं एकदम से बदल जाती हूँ, मेरा रूप जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है, एंड येट द सेम, यानी फिर भी मैं वही हूँ। बारिश कहती है कि मेरा रूप बदल जाता है लेकिन देखा जाए तो मैं अभी भी वही हूँ, मैं अभी भी बारिश ही हूँ। I descend to lay the Droughts atomies dust layer of the globe. Descend मतलब होता है कम डाउन, नीचे की तरफ आना। लेव मतलब होता है वॉश, धो देना। ड्रॉट्स, ड्रॉट मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे बारिश ना होने की वजह से सूखा पड़ गया हो। एटमीज मतलब टाइनिएस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग। फिर बारिश कहती है कि आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। तो बारिश कहती है कि जब मैं नीचे आती हूँ तो सब कुछ धो देती हूँ, सब कुछ वॉश कर देती हूँ। ऐसी जगह जहां सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हुई, वो भी एटमीज मतलब छोटे से छोटा पार्टिकल, एंड डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और पूरा ग्लोब जो कि धूल मिट्टी से डस्ट से भरा हुआ है, उस सभी को मैं धो देती हूँ। And all that in them without me were seeds only, latent unborn. लेटेंट मतलब होता है हिडन, जो छुपा हुआ हो। अनबॉर्न जो अभी पैदा ना हो। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। फिर बारिश कह रही है कि मेरे बिना जो भी सीड्स हैं, जो कि अभी छुपे हुए हैं, अनबॉर्न हैं, उन सभी को मैं पानी प्रोवाइड करती हूँ, जिसकी वजह से फिर वो ग्रो कर पाते हैं। वो सीड्स जो अभी छुपे हुए हैं, वो पानी मिलने की वजह से क्या होते हैं, फिर वो ग्रो कर जाते हैं। And forever, by day and night, I give back life to my own origin. फिर बारिश कह रही है एंड फॉर एवर, कह रहे मैं हमेशा चलती रहती हूँ, बाय डे एंड नाइट, चाहे दिन हो या रात हो। फिर वो अपने वाटर साइकिल को ही एक्सप्लेन कर रही है, वो कह रही है कि ये जो वाटर साइकिल है ये हमेशा चलता रहता है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और ये जो वाटर साइकिल चलता रहता है, जैसे कि पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर जाता है क्लाउड के फॉर्म में, फिर बारिश होकर के फिर नीचे आ जाता है, तो ये एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो कह रहे मैं अपने ही ओरिजिन को एक नई लाइफ बार बार देती रहती हूँ। बारिश का ओरिजिन कहाँ से होता है, वाटर बॉडी से, सी बेड से, वहीं से पानी भाग बन करके ऊपर जाता है। तो कह रहे हैं कि मैं अपने ही ओरिजिन को एक नई लाइफ देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। फिर वो कह रही है और जब मैं बारिश बन करके, बारिश के फॉर्म में जब मैं नीचे आती हूँ, धरती पर आती हूँ, तो सब कुछ प्योर कर देती हूँ, सब कुछ धो देती हूँ, एंड ब्यूटिफाई इट, और सब कुछ बहुत ही सुंदर बना देती हूँ। For the song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. Wrecked and unwrecked, whether cared for or not cared for, मतलब कि किसी चीज की परवाह की जाए या ना की जाए। अब पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बारिश बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मेरे सॉन्ग हैं। वो अपने सॉन्ग्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं, बारिश से कंपेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कि जैसे कि मेरे सॉन्ग्स हैं वो बर्थ प्लेस से इशू होते हैं। बर्थ प्लेस गानों का क्या है, पोइट, क्योंकि गाने कौन लिख रहा है, पोइट ही लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो अपने बर्थ प्लेस से इशू होते हैं। और आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, तो कह रहे हैं कि उसके बाद में जो है कि वो गीत गाते हैं, सब जगह अलग अलग जगह कॉन्सर्ट करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि पोइट जो है वो गीत लिखते हैं, फिर अलग अलग जगह वो उसको अलग अलग कॉन्सर्ट्स में वो गीत गाते हैं, फिर अलग अलग जगहों पर उनके गीत को सराहा जाता है, उसके बाद उनके गीत को पुरस्कार मिलता है, फिर वो गीत गाते हैं, गीत को लिखते हैं, उसे अलग अलग कॉन्सर्ट्स में गाते हैं। तो ये एक साइकिल है, ये चलता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बारिश का एक साइकिल है और वो चलता रहता है, रेकेड और अनरेकेड। अब चाहे उनके गीत को सराहा जाए या ना सराहा जाए, इसी तरीके से बारिश भी कहती है कि ये साइकिल चलता रहता है, चाहे मेरे काम को लोग सराहे या ना सराहे। ट्यूली विद लव रिटर्न, करें जब मेरे काम को लोग लव देते हैं, प्रेम करते हैं, तभी जो है वो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, यही उनके लिए एक रिवॉर्ड की तरह है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पोम। मैंने इसके वर्ड मीनिंग्स आप लोग को बताए और इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया। नाउ वी विल डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम।
जैसा कि आपको पोएम के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। जैसे कि जब रेन कहती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ एंड वॉइस ऑफ द रेन, तो इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। यहाँ पर एक नॉन ह्यूमन चीज को एक ह्यूमन की तरह प्रेजेंट किया है। इसके बाद नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है एलिट्रेशन। नाउ व्हाट इज एलिट्रेशन? When two or more consecutive words are started with same consonant sound, जैसे यहाँ पर soft and shower, ये स साउंड रिपीट हो रही है, यहाँ पे एलिट्रेशन है। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में टू टेल, यहाँ पे ट साउंड रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ना जानते हो फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें इन पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर मेटाफर का यूज किया है। मेटाफर में दो अलग अलग चीजों को कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर पोम को रेन से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर मेटाफर है। इसके बाद नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हाइपरबोल। नाउ व्हाट इज हाइपरबोल? जब किसी बात को बहुत एग्जैजुरेट कर दिया जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, तो उसको हाइपरबोल कहते हैं। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं बॉटमलेस सी, मतलब एक ऐसा सी जिसका कोई बॉटम ना हो, जिसका कोई निचला सिरा ना हो, जबकि वास्तव में होता क्या है, सी का एक निचला हिस्सा, एक बॉटम होता है। यहाँ पर बॉटमलेस को कह करके बता रहे हैं कि जो सी है वो बहुत ही गहरा है। नेक्स्ट यहाँ पे एनाफोरा का यूज किया गया है। Now, what is anaphora? When two or more consecutive lines are started with same word. जब एक के बाद दूसरी consecutive lines जो हैं वो same word से start हो रही हो, तो वो anaphora होता है। जैसे यहाँ पे and, ये वाली लाइन and से start हो रही है, दूसरी और तीसरी ये तीनों लाइन and यानी कि same word से start हो रही है, तो यहाँ पे anaphora है। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी है, इसकी अपनी कोई राइम स्कीम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, and do subscribe to Classic Solution for more such useful videos. So with this is Seema Chauhan signing off. Till then we meet next. Take care and goodbye.